ओके। इसी का जो चॉइस है बी में 5 मार्कर में, फिर से आपके पास उन 3 स्टेटमेंट्स की जगह कुछ और 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनके आपको रीज़न देने हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है इसमें दिया है, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड फॉर करंट्स इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट का मतलब है कोई जो करंट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट जो है वो इधर इधर थोड़ा सा ही जाके ड्रिफ्ट करता है, फिर वो कोलाइड करता है, फिर आगे फिर जाके ड्रिफ्ट होता है, फिर कोलाइड करता है। लेकिन करंट जो है वो एकदम से आपका कंडक्टर में फ्लो कर जाता है। करंट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। तो ये जो इंस्टेंटेनियस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करंट है, इसका आपने रीज़न देना है कि इलेक्ट्रॉन तो आपका थोड़ी सी डिस्टेंस जो कि मिलीमीटर में है उससे मूव करेगा या ड्रिफ्ट करेगा विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन करंट जो है वो एक कंडक्टर की लेंथ मीटर्स में होती है, तो उसमें एकदम से कैसे एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये इंस्टेंटेनियस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करंट कैसे होती है कंडक्टर में। तो इसका रीज़न ये है कि करंट जो है इज़ नॉट, हमने ये पढ़ा है करंट इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ और द ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन करंट जो है ये आप ऐसा मान के नहीं चल सकते कि अगर ये 2 मीटर का कंडक्टर है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो यहाँ पहुँचेगा तभी करंट एस्टेब्लिश होगा, उसमें तो डिले हो जाएगा। तो ये जो है दिस इज़ नॉट द रीज़न फॉर द करंट टू बी एस्टेब्लिश। तो ऐसा नहीं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा तब करंट होता है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया, सर्किट को क्लोज करने का मतलब है कि मान लो दिस इज द लैंप और ये आपने यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया, सर्किट इज क्लोज्ड, यहाँ लगी हुई है बैटरी। तो ये आपका कंडक्टर है, ये जो कनेक्टिंग वायर है। तो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है विद इन द वायर, और पूरी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब पूरी वायर में इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग पोजीशंस पे हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, हर जगह है। तो सभी इलेक्ट्रॉन पे एक ही टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। तो लोकली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एस्टेब्लिश हो जाएगी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, हर एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली पूरे कंडक्टर में। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जहाँ पर भी हैं वो सेम मोमेंट के साथ, सेम मोमेंट मींस एक ही पॉइंट पे जो है ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं। और इससे फिर जो करंट जो है वो बिना किसी डिले के, तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे एट ए टाइम जो है एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली जो है फोर्स लगती है, क्योंकि लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से सेटअप हो जाती है। तो ये रीज़न है इंस्टेंटेनियस स्टैब्लिशमेंट ऑफ द करंट का। नेक्स्ट जो है ये आपको दिया कि अगर आपके पास लो वोल्टेज सप्लाई है, जहाँ से अगर आपको हाई करंट चाहिए तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। क्यों? तो लो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए हाई करंट से फ्रॉम द लो, और जो आपका वोल्टेज सप्लाई है वो भी लो है। तो देखो, अगर आपको चाहिए मैक्सिमम करंट, अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए किसी भी सोर्स से जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑलरेडी कम है, ईएमएफ ऑलरेडी कम है और उसकी इंटर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो फॉर्मूला होता है ये आपका फॉर्मूला। अच्छा, अब इस केस में हम ये भी देख लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे लेट से ये एक सेल है जिसकी ईएमएफ जो है वो ई ले ली और इंटर रेजिस्टेंस मैंने आर ले ली, इसकी ईएमएफ ऑलरेडी लो है। तो आपको इसमें से अगर मैक्सिमम करंट चाहिए, देखो अगर इसको सर्किट में रखा है आपने, तो सर्किट की तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी और लोड रेजिस्टेंस भी होगी, लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस जिसके आपको आउटपुट लेना है। तो ये तो आप कम नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी कम है। अगर ये ऑलरेडी कम है, यहाँ पे करंट की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको भी आपको कम करना पड़ेगा या बढ़ा नहीं सकते। तो देखो, वोल्टेज सप्लाई आपकी कम है, वोल्टेज सप्लाई आपकी कम है, इंटर रेजिस्टेंस तो भी स्मॉल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये ईएमएफ ऑफ द सेल है, ये इंटर रेजिस्टेंस आर आपकी इधर कनेक्टेड है, दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, आपको चाहिए मैक्सिमम करंट, आई मैक्सिमम करंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। तो और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आर लगे जिसके क्रॉस आपको आउटपुट चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस आर, जिसके डिवाइस कोई कनेक्टेड है। तो हमें क्या करना है, देखो जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू क्या रहता है, आई आर। तो ये V आपको चाहिए मैक्सिमम करंट, तो ये V आपका
पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, और V इज इक्वल टू रहता है E माइनस आई आर। अगर ये आपको बड़ा हुआ चाहिए तो ये वैल्यू आपको कम चाहिए। ये जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका ज़्यादा होना चाहिए, और तब वो तभी होगा जब जब पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस द इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द पावर सप्लाई ये आपका कम होगा। तो स्मॉल आर, और ये कब कम होगा? जब इस इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो स्मॉल आर से हाई करंट आपको तब मिलेगा बाय द लोड, ये लोड रेजिस्टेंस है, without causing a massive voltage drop across the inter resistance of the power supply itself। तो ये आपका कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, तो ये इंटर रेजिस्टेंस आपकी कम होनी चाहिए। ओके, जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें दिया है V इज इक्वल टू आई आर। अगर आपने लिखा है तो वो क्या ओम्स लॉ है? इसका मतलब ये है कि कोई भी आप एलिमेंट ले लो, सर्किट एलिमेंट ले लो, तो सर्किट एलिमेंट जब भी आपने लिया तो हमें पता है हम किसी भी ओमिक, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और जो नॉन ओमिक है। देखो, ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है वी और आई का ग्राफ। ओम्स लॉ बोलता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो वी वर्सेस आई का ग्राफ जो है दैट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, मींस आर इज इंडिपेंडेंट। तो ओमिक और नॉन ओमिक में रेजिस्टेंस आपको निकालनी, तो फॉर्मूला आप यही लगाते हो, वी इज इक्वल टू वी बाई आई। अब इन दो कॉन्सेप्ट्स को और इस डेफिनेशन को, ये रेजिस्टेंस है आपकी, ये डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, जबकि ये है आपका ओम्स लॉ। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है आपकी V इज इक्वल टू आई आर, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, और ये दोनों दोनों जगह लग जाती है। ओमिक और नॉन ओमिक कंपोनेंट दोनों में यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो जो कि कांस्टेंट है। अब ओम्स लॉ ये बोलता है कि जो करंट है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी को क्रॉस इस टर्मिनल्स। जो तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इनका जो ग्राफ बनेगा लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका मतलब है आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी। लेकिन ऐसा डायोड्स में नहीं है। डायोड्स में हम चले जाते हैं, देखो डायोड्स में क्या होता है, फॉर्मूला आपने वही लगाया है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। लेकिन तो बोलने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है जहाँ v इज इक्वल टू आई आर लग गया, क्या वहाँ ओम्स लॉ भी वैलिड होगा? जबकि नहीं है, हमने डायोड का ले लिया। अब डायोड का एग्जांपल लिया। डायोड में क्या होता है, जो वोल्टेज आप किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे ले सकते हो और उसको आपने करंट से डिवाइड किया तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आर स्टैटिक है। फिर आपने अगर वोल्टेज को चेंज किया तो रेजिस्टेंस फिर से आपको चेंज मिलेगी। इसका मतलब आर आपका कांस्टेंट नहीं है, जो ओम्स लॉ को वायलेट करता है। ओम्स लॉ बोलता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर इज कांस्टेंट। जबकि यहाँ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी इज इक्वल टू आई आर से हम आर तो फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन ओम्स लॉ यहाँ वैलिड नहीं हो रहा है। तो यही रीज़न है कि v is equal to ir is doesn't always mean that it's the justification of the Ohm's law, या उस केस में Ohm's law भी वैलिड है। तो ये थे तीन जो रीजन से, जो इन तीन स्टेटमेंट्स के हमें देने थे। अच्छा, इसी का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट। इसमें दो सेल्स हैं ऑफ ईएमएफ, 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे देखो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, इसमें तो दोनों के पॉजिटिव जो है वो एक डायरेक्शन में है। तो ये जो पोजीशन है इन दो सेल्स की, इसे हम बोलते हैं ये दो सेल्स एक दूसरे को एड कर रहे हैं, या दोनों की पोलैरिटी सेम है। तो इसका ईएमएफ ज़्यादा है तो ये करंट को ड्राइव करेगा। और यहाँ तो एक तरह से ये करंट, ये जो सेल है ये डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ करंट एंटर कर रहा है क्योंकि इसकी ईएमएफ कम है, तो ये आपका चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से इनकी जो ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं एडिंग पोजीशन, मींस एक डिस्चार्ज हो रहा है दूसरा चार्ज हो रहा है। ओके, अब इनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस आपको दे रखी है, ईएमएफ आपको दे रखा है, हमें इनका ईएमएफ और इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल्स बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में, दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो
पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है इक्विवेलेंट, यहाँ मैं लिख लूँगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो मैं आर इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूँ इसको। अब वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, व्हेन द रेजिस्टर्स इंडिविजुअल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म आर इक्विवेलेंट एलसीएम वगैरह लेके करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और तो आप लिख सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन R1 प्लस R2। ये अलग से कैलकुलेट करने को बोला है, तो मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। R1 है आपका 1 इंटू 0.5 और ये 1.5 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0.5 अपॉन 1.5, ये कैंसिल हो गया, विच इज़ 1/3 O। ओके, ये आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपको कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ये आपके पास गिवन डेटा है, ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए हम वेटेड जो है इनका ये फॉर्मूला में लेते हैं, जो भी कैलकुलेशन है। तो इसमें आपने E1/R1 प्लस E2/R2 ये आपने ले लिया, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला तभी है जब दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में है और दोनों का नेगेटिव टर्मिनल जो है दूसरे टर्मिनल दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है सर्किट में। अगर ये उल्टा हो जाए, अगर ये इस तरफ हो जाए, इधर ऐसे हो जाए, तो आपने बीच में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ कर लेना है। ओके, तो अभी तो हम नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे। E1 आपका क्या था यहाँ पे, कहाँ गया, तो 12 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5, फिर था 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 करेंगे तो आएगा 1.5, सो दिस इज 1.5, 12 5 आर 60, 0.6 आएगा, 6 प्लस 6 12 अपॉन 0.5 विच इज इक्वल टू 120/15, तो 5 3 आर 15 और 5 2 आर 10 24 और ये 8 इज इक्वल टू 8 वोल्ट is the equivalent EMF of this combination when the identical cells are not, these are not the identical cells, when these cells are connected in parallel.